यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले नेवल एमका के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। हम पहले बात करने वाले हैं नेवल एमका के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है और हमने जो कदम है वो काफी धीमे धीमे बढ़ाए हैं। तो हमको ये पहले ही पता था कि जब आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया जाएगा तो हमारे पास जो कैरियर बॉर्न फाइटर्स है इनकी कमी होने वाली है। और इसके लिए बकायदा जो एयरक्राफ्ट खरीदने का टेंडर है वो इशू भी कर दिया गया था। और इसमें F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम के बीच में फियर्स कंपटीशन देखने को मिला था। और उसमें राफेल एम को विजेता घोषित किया गया। लेकिन आपको पता है कि डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। और एक कॉमन सेंस है कि जब तक डील फाइनलाइज नहीं हो जाती आप डिलीवरी स्केड्यूल को इमेजिन नहीं कर सकते या डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हमें एयरक्राफ्ट कब तक मिलेंगे। अब भारतीय नौसेना के पास दो एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य है। और हमारे पास जो मिग-29K है, शुरुआती समय पे ये 45 के आसपास थे, लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट हादसों का शिकार हुए हैं और उसके बाद से अब ये संख्या 40 पर लगभग सिमट गई है। अब यहाँ पर अगर हम आइडियली देखें तो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य में हमें 20-20 एयरक्राफ्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो अवेलेबिलिटी रेट है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक साथ सभी 40 एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं हो सकते। यानी ऑन एवरेज यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में हमें 10 से 12 एयरक्राफ्ट ही अवेलेबल रेट में देखने को मिलेंगे। और वो भी तब जब भारतीय नौसेना अपनी जो शोरबेस स्क्वाड्रन है वहां से मिग-29K को आईएनएस विक्रांत या विक्रमादित्य में मूव करती है। और ऐसे में अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि जो गैप क्रिएट होगा उसको फिल कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर अब डिबेट ट्रिगर हुई है राफेल एम से हट के टेडबीएफ वर्सेस एम का नेवल वेरिएंट की। अब एम का नेवल वेरिएंट का भूत जो है वो आज का नहीं है। आपको याद होगा 2019 से 20 के बीच में भी ये डिबेट काफी ज्यादा हुई थी। और इनफैक्ट भारतीय नौसेना ने खुद इसके लिए आडा को इंसिस्ट किया था कि वो भारतीय वायुसेना के लिए जिस प्रकार एमका का एयरफोर्स वेरिएंट बना रही है उसी प्रकार एमका का जो नेवल वेरिएंट है ये भी तैयार किया जाए। और काफी जोर दिया गया था। लेकिन जब इसमें डिटेल अध्ययन किया गया तब आडा ने कुछ सुझाव दिए। दरअसल डीआरडीओ की तरफ से ये कहा गया कि नेवल वेरिएंट का सुझाव तो ठीक है, लेकिन अभी हमें उस प्रकार की टेक्नोलॉजी को विकसित करने में समय लगेगा और ये प्रोग्राम एक दशक से ज्यादा का समय ले सकता था। उन्होंने कहा कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को फुल पोटेंशियल के साथ एक कैरियर वन फाइटर से ऑपरेट कैरियर से ऑपरेट करना फिलहाल तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें बहुत सारी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो एमका में करनी पड़ती, जैसे कि उसके लैंडिंग गियर्स को रीइंफोर्स करना पड़ता, उसका जो मिड सेक्शन है फ्यूजलाज का रियर सेक्शन है उसे मजबूत करना पड़ता ताकि वो स्ट्रेस और झटकों को झेल सके। और भी बहुत सारे बदलाव है जो करने पड़ते। और ऐसे में एमका की जो स्टेल्थ प्रोफाइल है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती। यानी भले ही कहने को 5th जनरेशन फाइटर होता, लेकिन उसमें जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एयरफोर्स वेरिएंट से बिल्कुल अलग हो जाती। और इसके लिए उस समय सजेशन दिया गया था कि आप एक टेडबीएफ जैसे एयरक्राफ्ट पे इन्वेस्ट करिए, टेडबीएफ जैसे एयरक्राफ्ट को फिलहाल ऑपरेट करिए और उसके बाद जो एमका का जो नेवल वेरिएंट है इसको भी तैयार कर लिया जाएगा। और उस समय भारतीय नौसेना इसको लेकर मान भी गई थी। इनफैक्ट ये डिबेट भारतीय नौसेना ने ट्रिगर नहीं करी है, बल्कि इस समय रक्षा गलियारों में इसको लेकर काफी ज्यादा डिबेट हो रही है। अब आपको बता दें कि जो एमका का नेवल वेरिएंट है ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एमका एयरफोर्स वेरिएंट बन नहीं जाता। और एमका एयरफोर्स वेरिएंट की बात करें तो अभी इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित तो कर दी गई है, लेकिन जो पहला प्रोटोटाइप है 2027 से पहले हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब भारतीय नौसेना के जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि कैरियर बॉर्न फाइटर्स को विकसित करना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारी स्टडी और बहुत सारे जो कह सकते हैं समय है इसकी जरूरत पड़ने वाली है। एक बार जब एयरफोर्स वेरिएंट बन जाएगा तब जाकर जो फिजिबिलिटी स्टडीज हैं वो शुरू होंगी और ये देखा जाएगा कि क्या नेवल वेरिएंट भी इसका कॉस्ट इफेक्टिव वे में बनाया जा सकता है, और ताकि भारतीय नौसेना के ऊपर कोई बर्डन भी ना पड़े। और अगर सब कुछ सामान्य रहा तभी चांसेस हैं कि एमका का जो नेवल वेरिएंट है वो हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे खास बात यहाँ पर ये है, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो नेवल वेरिएंट होगा एमका का ये भारतीय नौसेना के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसमें बहुत सारे जो एडवांस फीचर्स हैं ये इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, जैसे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इंटरनल वेपन बेस, सेंसर, पावरफुल इंजन। और ये कैपेबिलिटी कैरियर बॉर्न ऑपरेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कॉन्टेस्टेड इन्वॉल्वमेंट में जो एमका का नेवल वेरिएंट है ये भारतीय नौसेना के लिए ज़्यादा यहाँ पर रीजनेबल होगा टेडबीएफ के तुलना में, क्योंकि टेडबीएफ की जहाँ तक बात रही तो अभी तक इसको क्लियरेंस ही नहीं मिली है। यानी कि 2026 की जो टाइमलाइन रखी गई थी पहली उड़ान की ये निराधार है। और जब तक क्लियरेंस मिल नहीं जाती तब तक आप टेडबीएफ की टाइमलाइन के बारे में कुछ भी नहीं कह पाएंगे। और आपको याद होगा इसी चीज़ को लेकर के जयदीप मावलांकर सर ने अभी हाल ही में अपना रोष व्यक्त किया था और उन्होंने कहा था कि आप नेवी के प्रोग्राम को ग्रांटेड ले रहे हैं और आपको लगता है कि ये कोई जादू होगा और भारतीय नौसेना को जो एयरक्राफ्ट है वो मिल जाएंगे।
क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट की एक्चुअल टाइमलाइन हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब उसके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया गया हो, जब डील फाइनलाइज हो गई हो। और जब तक सीसीएस का क्लियरेंस नहीं मिल जाता तब तक अभी यहाँ पर ये कुछ भी हम नहीं कह सकते कि एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान कब तक होगी। और इसी चीज़ ने जो एक्सपर्ट्स हैं इनमें रोष की भावना रखी है। उन्होंने कहा कि अगर हमें 2035 तक का ही इंतजार करना है, 2035 से 40 तक का ही इंतजार करना पड़ेगा, तो क्यों ना सीधा नेवल वेरिएंट एमका का विकसित किया जाए। भले ही इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, भले ही हमें थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा रिसर्च डेवलपमेंट वर्क में, लेकिन भारतीय नौसेना को एक सुपीरियर फाइटर एयरक्राफ्ट हम दे पाएंगे जो कि लंबे समय तक, दशकों तक भारतीय नौसेना के लिए जो रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहेगा। और उसके बाद आप जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि टेडबीएफ एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन है, एक प्रॉमिसिंग प्रोग्राम है, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये समय से पूरा भी हो। क्योंकि अगर आप 2035 से 40 तक एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाकर देते हैं तो ये वो दौर होगा जब दुनिया की बहुत सारी सेनाएं ऑलरेडी या तो 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे स्विच कर चुकी होंगी या कर रही होंगी। और ऐसे में 4.5 जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है भारतीय नौसेना को उतना अच्छा यहाँ पर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हालांकि अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो एक ग्रुप ये भी कहता है कि टेडबीएफ फिलहाल हमारे लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन के तौर पर है, क्योंकि उनका ये मानना है कि समय भारतीय नौसेना के लिए हमें जनरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एयरक्राफ्ट चाहिए। और एयरक्राफ्ट की अगर कमी रही तो भारतीय नौसेना स्ट्रगल करती नजर आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको पता ही होगा कि मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए अब यहाँ पर एडिशनल जो एलसीए नेवी की एक स्क्वाड्रन है इसको खरीदे जाने पर विचार किया जा रहा है। और अगर सब कुछ सही रहा और डीआरडीओ के प्रस्ताव को मान लिया गया तो शीघ्र अतिशीघ्र आप देखेंगे कि तकरीबन एक पूरी की पूरी जो एलसीए नेवी की स्क्वाड्रन है ये शोर बेस फैसिलिटी से हमें ऑपरेट होती दिखाई पड़ेगी, जहां पर टेडबीएफ पायलट्स को ट्रेनिंग देने का काम भी किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो फुल पोटेंशियल के साथ, फुल कैपेबिलिटी के साथ जो शोर बेस्ड फैसिलिटी है वहां से टेक ऑफ भी कर पाएंगे और मिशन को एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी यही है कि टेडबीएफ प्रोग्राम को यहाँ पर जो सीसीएस अप्रूवल है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में दे दिया जाए तो सही है, अन्यथा ये प्रोग्राम अब बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है। और इंटेंशंस जो हैं इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई टेडबीएफ प्रोग्राम को लेकर सरकार गंभीर भी है या नहीं। क्योंकि भारतीय नौसेना अपनी स्ट्रेंथ से कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, क्योंकि खुद जो MiG-29K हैं इन्हें 2030 तक रिटायर करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। और निस्संदेह 2030 तक ये रिटायर करने शुरू भी कर दिए जाएंगे अगर राफेल एम यहाँ पर सही समय पर आने शुरू होते हैं। क्योंकि राफेल एम 26 की संख्या में आंतरिक समाधान का काम तो कर जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प नहीं करने वाले। हमें जो एयरक्राफ्ट है इनके तरफ देखना ही पड़ेगा। और ऐसे में ज़रूरत यह है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसमें बड़ा निर्णय शीघ्र अतिशीघ्र ले। तो फिलहाल यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एमका हो या टेडबीएफ हो, कुछ भी हो लेकिन सही समय पर हो, तभी भारतीय नौसेना के लिए वो चीज़ें हितकर होने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।